सुप्रभात छात्रों, आज हम अव्यय का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय इसकी पढ़ाई की थी। आज हम तीसरा प्रकार अव्यय का संबंध बोधक अव्यय या इसे संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय हम उदाहरणों के द्वारा पहले समझा लेंगे। पहला वाक्य देखो, धन के बिना काम नहीं चलता। घर के भीतर कोई नहीं था। उनके घर के सामने एक पेड़ है। कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए। एक लोटा पानी लेकर सेठ एक पेड़ के नीचे आ बैठे। तो इन वाक्यों में मोटे टाइप के जो शब्द हैं वे संबंध बोधक अव्यय है। देखो, धन के बिना काम नहीं चलता। बिना तो ये संबंध सूचित करता है। बिना यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचित करता है, इसीलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। धन के बिना काम नहीं चलता। अगर मैंने बिना का प्रयोग नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा? धन के काम नहीं चलता। वाक्य में कुछ तो अधूरा ऐसे लगता है। दूसरा वाक्य देखो, घर के भीतर कोई नहीं था। भीतर यह संबंध बोधक अव्यय है, तो यह घर से संबंध सूचित करता है। घर के भीतर कोई नहीं था, भीतर संबंध बोधक अव्यय है। अगर मैंने भीतर का प्रयोग नहीं किया तो कैसे हो जाएगा वाक्य? घर के कोई नहीं था। कुछ तो गलत लगता है नहीं। तीसरा वाक्य देखो, उनके घर के सामने एक पेड़ है। सामने संबंध बोधक अव्यय है। कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए। बाद यह संबंध बोधक अव्यय है। एक लोटा पानी लेकर सेठ एक पेड़ के नीचे आ बैठे। नीचे ये संबंध बोधक अव्यय है। तो उपर्युक्त वाक्यों में बिना, भीतर, सामने, बाद, नीचे शब्दों के अतिरिक्त और, भांति, कारण आदि शब्द संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ दिखाते हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। पहले वाक्य में देखो, धन के बिना काम नहीं चलता। तो बिना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य कैसे हो जाएगा? धन काम, धन के काम नहीं चलता, ऐसा हो जाएगा। इसलिए धन और काम में संबंध ये सूचित करता है बिना शब्द। उसके बाद घर के भीतर कोई नहीं था। अगर मैंने भीतर का प्रयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा वाक्य? घर के कोई नहीं था। इस तरह तो भीतर यह शब्द संबंध सूचित करता है घर से। तीसरे वाक्य में भी देखो, उनके घर के सामने एक पेड़ है। तो सामने का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा वाक्य? उनके घर के एक पेड़ है, ऐसा हो जाएगा। तो बिना, सामने, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, की ओर ऐसे शब्द संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय की व्याख्या देखेंगे। जो अव्यय किसी संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्द के बहुधा पीछे आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब हम पुस्तक में पन्ना नंबर 34 पर स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में वाक्य लिखकर वो अव्यय किस प्रकार के हैं वो हमें लिखना है। अव्यय पहचान कर भेद लिखो। पहला वाक्य, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो इसमें की ओर यह संबंध सूचक अव्यय है। दूसरा, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। के लिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य देखो, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। के बाद यह संबंध बोधक अव्यय है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। की भांति संबंध बोधक अव्यय है। पांचवा वाक्य देखो, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। के साथ यह संबंध बोधक अव्यय है।
अव्यय पहचान कर भेद लिखो, ऐसा प्रश्न अगर आया तो उसमें से अव्यय वो शब्द लिखने का, जैसे कि और, के बाद, के लिए, की भांति वो शब्द लिखने का, और उसके सामने उसका प्रकार कौन सा लिखने का, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय समझा, ठीक है। अब हम रचना लेखन में अंतिम टॉपिक है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। हिंदी में कुछ वाक्य दिए जाते हैं, उनका इंग्लिश में तुम्हें अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, देखो। पहला वाक्य क्या है, हमारे आसपास के वातावरण का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें जो शब्द हैं उनके लिए इंग्लिश में कौन कौन से शब्द होते हैं वो पहले देखने। आसपास, हमारे आसपास यानी हमारे के लिए अस शब्द होता है, आसपास अराउंड होता है। वातावरण के लिए एनवायरमेंट शब्द है। हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत, इसके लिए लॉट शब्द है। प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंसेस। इन हिंदी शब्दों के लिए इंग्लिश में कौन से शब्द होते हैं वो पहले सोचना और उसके बाद वाक्य तैयार करना। हमारे आसपास के वातावरण का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इंग्लिश में यह वाक्य इस प्रकार होता है, देखो। द एनवायरमेंट अराउंड अस इन्फ्लुएंसेस अस अ लॉट। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक नागरिक को, ईच सिटीजन, कुछ अधिकार दिए, सम राइट्स गिवन। तो अब इसका हम इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ईच सिटीजन सम राइट्स। तीसरा वाक्य देखो, भारत भूमि के कण कण से भगिनी निवेदिता का लगाव था। भारत भूमि यानी हमारी भारत माता। सिस्टर निवेदिता, भगिनी यानी सिस्टर निवेदिता, ये अमेरिका से आई थी भारतीयों की सेवा करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनकर वो बहुत प्यार करती थी हमारे देश को। देश को ही नहीं, देश के हर मिट्टी के कण को बहुत प्यार करती थी। लगाव था यानी प्यार करती थी। इस वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस प्रकार होता है, देखो। सिस्टर निवेदिता लव्ड एवरी पार्टिकल ऑफ इंडियन सॉइल। चौथा वाक्य देखो, हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है और वह तेजी से बढ़ रही है। अब आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोक संख्या बहुत अधिक है, लार्ज है हमारे देश की, आवर कंट्री, और तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेरी फास्ट रेट। हर शब्द के लिए इंग्लिश का एक समानार्थी शब्द लेना, उसके बाद उसे उसका वाक्य बनाना। तो इंग्लिश में इस प्रकार इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज एंड इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट। पांचवा वाक्य देखो, हमने तो अपनी भारत यात्रा में हर जगह विविधता में एकता का अनुभव किया। तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस प्रकार होता है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड यूनिटी इन द मिडस्ट ऑफ डाइवर्सिटी एट एवरी प्लेस ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखो, द एनवायरमेंट अराउंड अस इन्फ्लुएंसेस अस अ लॉट। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ईच सिटीजन सम राइट्स। तीसरा, सिस्टर निवेदिता loved every particle of Indian soil. The population of our country is very large, is increasing at the fast rate. In Indian journey we experienced unity in diversity. अब हम अव्यय का चौथा प्रकार पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय को इंटरजेक्शन कहते हैं। उदाहरणों के द्वारा यह अव्यय हम समझा लेंगे। पहला उदाहरण देखो, खैर तुम्हारे दर्शन तो हुए। इसमें स्वीकार है। इस वाक्य से किसका बोध होता है?
किस अर्थ का बोध होता है? स्वीकार का बोध होता है, मान लेना। दूसरा देखो, तो तुम झगड़े की जड़, तो इसमें भी स्वीकार का बोध होता है। हे राम, ये क्या हो गया? इस वाक्य से विस्मय का, आश्चर्य का बोध होता है। उसके बाद चुप, तुम ज़्यादा मत बको, इससे क्रोध का बोध होता है। अरे रे, वह गाड़ी से गिरा, दुख प्रकट होता है इस वाक्य से। छी, तुम्हें ऐसी नीचता नहीं दिखानी थी, इस वाक्य से घृणा, तिरस्कार प्रकट होता है। वाह वाह, वह तो अव्वल आया, इससे खुशी जाहिर होती है, हर्ष का बोध होता है। तो इन वाक्यों में कुछ शब्द अधोरेखित किए गए हैं। जो शब्द अधोरेखित किए गए हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। खैर, हे राम, चुप, अरे रे, छी, वाह वाह, ऐसे शब्द वाक्य के पहले आते हैं जब हमारे मन में अचानक ही हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं और मुख से शब्द निकलते हैं, आश्चर्यजनक शब्द निकलते हैं, क्रोध भरे शब्द निकलते हैं, तिरस्कार भरे शब्द निकलते हैं, तब उन शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वे स्वीकार, विस्मय, क्रोध, शोक, घृणा, हर्ष आदि भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। अरे रे, वह बीमार पड़ा, छी, कितने गंदे अक्षर, वाह वाह, तुम्हारा पहला नंबर आया। ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। समझा? ठीक है।